आज बात करते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे ऐसी रिएक्शन की जो कि साइमल्टेनियसली रनिंग होंगी, मल्टीपल रिएक्शंस होंगी, लेकिन उनका रिएक्टेंट कैसा होगा, कॉमन होगा, सेम होगा, पर प्रोडक्ट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो मिनिमम 2 ऐसी रिएक्शन हो सकती है। अपन बात कर लेते हैं 3 की। 3 इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ए से बी, ए से सी और ए से डी। ये कैसी रिएक्शन है, इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इनको पैरेलल रिएक्शन क्यों बोलेंगे हम, पैरेलल रिएक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनका रिएक्टेंट कॉमन है, सेम है, जो कि है कैपिटल ए, पर प्रोडक्ट इनके अलग अलग हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन के सेट को हम बोल देते हैं पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, अब अपन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो जब भी पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन देगा तो फर्स्ट ऑर्डर की ही रिएक्शन देगा। मतलब जितनी भी इंडिविजुअल रिएक्शंस होंगी वो सभी की सभी फर्स्ट ऑर्डर की ही होंगी। और इसका हमें पता कैसे लग सकता है भाई, रेट कांस्टेंट्स वो अपन को देगा हर रिएक्शन का, और रेट कांस्टेंट जब देगा उसकी यूनिट अगर टाइम इनवर्स है, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट टाइम इनवर्स है तो रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी, जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, t=0 पे अमाउंट लिखेंगे स्मॉल a जो कि a0 के बराबर होगा। इसी तरीके से t=t पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a में से कुछ x कंज्यूम हो गया तो रिमेनिंग अमाउंट बच गया a - x या फिर at। ये बात अपन को समझ में आती है, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता लगता कि भाई पहली रिएक्शन में कितना कंज्यूम हुआ, दूसरी रिएक्शन में कितना कंज्यूम हुआ और तीसरी रिएक्शन में कितना कंज्यूम हुआ। तो इसके लिए हम इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट मान लेते हैं कि भाई ये इनिशियली स्मॉल a था, लेकिन पहली रिएक्शन के लिए x1 कंज्यूम हुआ, दूसरी रिएक्शन के लिए x2 कंज्यूम हुआ, तीसरी रिएक्शन के लिए x3 कंज्यूम हुआ, अप टू सो ऑन। जितनी रिएक्शंस होंगी उतने ही हम डिफरेंट इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट्स मान लेंगे। यहाँ पे 3 रिएक्शन थी तो 3 इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट अपन ने मान लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये बात भी अपने को समझ में आनी चाहिए कि जो टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट होगा वो इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट के सम के बराबर ही होगा। यानी कि जो x बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, x1 + x2 + x3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करना आना चाहिए, इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना अपन को आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए पहली रिएक्शन में x1 कंज्यूम हुआ तो कंज्यूम्ड अमाउंट पे स्टोइकियोमेट्री लगा के बोल सकते हैं कि बी कितना बनेगा, x1 बनेगा, सी कितना बनेगा, x2 बनेगा और डी कितना बनेगा, x3 बनेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो इस केस में 1:1 ही है सभी रिएक्शन में। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि स्टोइकियोमेट्री कंज्यूम्ड अमाउंट पे लगती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक और बात समझ में आनी चाहिए कि x1 is to x3 का जो रेशियो होगा, यानी कि कंज्यूम्ड अमाउंट का जो रेशियो होगा वो रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होगा। भाई ऐसा क्यों, तो ये बहुत ही सिंपल बात है समझने की कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा मतलब पर यूनिट टाइम में कंज्यूम्ड अमाउंट ज़्यादा। भाई अगर पहली रिएक्शन का मैं बोल रहा हूँ कि K1 ज़्यादा है K2 से, तो K1 ज़्यादा है K2 से मतलब कि पहली रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है दूसरी रिएक्शन से, यानी कि पर यूनिट टाइम जो कंज्यूम्ड अमाउंट है वो पहली रिएक्शन में ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है अमाउंट। पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, पर यूनिट टाइम जो कंज्यूम्ड अमाउंट है वो पहली रिएक्शन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड रिएक्शन, यानी कि x1 की वैल्यू ज़्यादा है x2 से। ये ऐसी ही बात है जैसे कि 2 गाड़ी भाई आपकी स्टार्ट होती हैं t=0 पे, एक चल रही है 20 km/h से, दूसरी चल रही है 40 km/h से। तो 5 मिनट में क्या 40 km/h वाली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो बिल्कुल ठीक बात है कि भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो क्या स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल, तो ये ऐसी ही बात है कि जैसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पर यूनिट टाइम में, इसी तरीके से कंज्यूम्ड अमाउंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट कांस्टेंट के। भाई कंज्यूम्ड अमाउंट को आप डिस्टेंस से कोरिलेट कर सकते हो और रेट कांस्टेंट को आप स्पीड से कोरिलेट कर सकते हो। ध्यान रखें बात हो रही है पर यूनिट टाइम की ही। ठीक है, तो यहाँ से अपने को बात समझ में आई कि जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके कंज्यूम्ड अमाउंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 is to x2 is to x3 बराबर होगा K1 is to K2 is to
K3 अप टू सो ऑन के। तो यहाँ इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि एक तो टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट के सम के बराबर होगा, और दूसरा हमारा ये कंज्यूम्ड अमाउंट रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कि x1 जो आएगा वो K1 अपॉन K1 प्लस K2 अप टू सो ऑन टाइम्स x के बराबर होगा। इसी तरीके से x2 और x3 की वैल्यू भी अपन की आ जाएगी। और x क्या है यहाँ पे, x क्या है, x था रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी x था हमारा कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो स्मॉल x क्या है हमारा, कंज्यूम्ड अमाउंट, टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल टू t। ठीक है, तो टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट था x, और टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट को हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, इनिशियल अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट माइनस रिमेनिंग अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट माइनस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। तो कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, ए नॉट माइनस ए टी। ऐसे हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के जब भी क्वेश्चन देखे हैं तो हम इसको कर लेते हैं भाई, ए नॉट क्या होता है हमारा स्मॉल ए, और ए टी क्या होता है ए माइनस एक्स। तो यहाँ से भी जब आप निकालोगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनकी इक्वेशन निकालनी है। तो इन इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखोगे, डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेट करके आप इंटीग्रेटेड इक्वेशंस डिराइव कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी के आप इन इक्वेशंस में पुट करते हो, चाहे वो K1 हो, K2 हो, K3 हो, ये सभी क्या होते हैं, KD होता है, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस होता है। ठीक है, तो अगर पहली चीज़ की मैं बात करूं कि यहाँ पे माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए जो है वो तीनों ही रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब तीनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, मतलब तीनों ही रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी, जो कि किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। ये चीज़ हम कंबाइंड रिएक्शन में देख चुके हैं। ठीक है, और सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 को K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, इसको K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और R3 को K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए अप टू सो ऑन। कंसेंट्रेशन ऑफ ए कॉमन आउट हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू सो ऑन को हम क्या लिख देंगे, K नेट लिख देंगे। देन हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके जो हमारी फाइनली इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के नेट टी। और के नेट हमारा क्या है, K1 प्लस K2 प्लस K3, और K1 K2 K3 हमारे कौन से रेट कांस्टेंट थे, रेट कांस्टेंट तो थे लेकिन रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस थे। तो के नेट जो आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस आएगा, और इसको बोल देते हैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर ए। ठीक है, और के नेट को हम ln2 अपॉन टी हाफ नेट लिख सकते हैं। इसी तरीके से K1 को ln2 अपॉन टी हाफ 1, K2 को ln2 अपॉन टी हाफ 2 अप टू सो ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी हाफ नेट बराबर आ जाएगा 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2 अप टू सो ऑन के। तो भाई टी हाफ 1 और टी हाफ नेट है क्या चीज़, ये बात अपने को समझनी है। तो भाई टी हाफ 1 कौन सा टाइम है, टी हाफ 1 वो टाइम है अगर सिर्फ पहली रिएक्शन हो रही होती, अगर सिर्फ पहली रिएक्शन यानी कि ए से बी वाली रिएक्शन हो रही होती, तो कैपिटल ए यानी कि रिएक्टेंट को आधा होने के लिए जितना टाइम लगता वो है टी हाफ 1। मतलब अगर सिर्फ पहली रिएक्शन हो रही होती तो रिएक्टेंट को आधा होने के लिए जितना टाइम लगता वो होता टी हाफ 1। लेकिन टी हाफ नेट क्या है भाई, तीनों रिएक्शन इस समय साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो तीनों रिएक्शन जब साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो जो रिएक्टेंट है उसको आधा होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको बोला जा रहा है टी हाफ नेट। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो टी हाफ 1 टी हाफ 2 वो टाइम है जब इंडिविजुअल अगर सिर्फ वही रिएक्शन चल रही होती तो जितने समय में रिएक्टेंट आधा हो जाता वो टी हाफ 1 टी हाफ 2 है। और टी हाफ नेट तब है जब तीनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन साथ में चल रही हैं और जितने समय में रिएक्टेंट आधा हो रहा है वो चीज़ है टी हाफ नेट। और टी हाफ नेट को हम इससे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली हम ln2 अपॉन के नेट से भी निकाल सकते हैं। के नेट हमारा K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू सो ऑन है। ध्यान रखा जाए K1 K2 K3 ये जितने भी रेट कांस्टेंट हैं सभी रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस हैं।
ठीक है, तो हमने ए के बारे में पूरी एनालिसिस कर ली। बात करते हैं बी के एनालिसिस की। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, डी बी अपॉन डी टी, अगेन डिफरेंशियल लॉ लिखेंगे पहले, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी बी अपॉन डी टी R1 के बराबर होगा, क्योंकि बी कितनी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, बी सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो डी बी अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा, R1 के बराबर हो जाएगा। और R1 को हम क्या लिख देंगे, ओहो, R1 को लिख देंगे K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A, और A की कंसनट्रेशन को क्या लिख देंगे, A नॉट ई की पावर माइनस K नेट इंटू टी। तो ये लिख दोगे, K1 A नॉट बाहर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करके हमारा जो B की कंसनट्रेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, K1 A नॉट अपॉन K नेट, इनर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर माइनस K नेट इंटू टी। ये आ जाएगी B की कंसनट्रेशन एट एनी टाइम टी। ठीक है, सिमिलरली हम सी की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं टी टाइम पे, और डी की कंसंट्रेशन भी टी टाइम पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ हमसे पूछी जाती है परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए, यानी कि ए क्या हो रहा है, रिएक्टेंट है भाई, ए रिएक्टेंट है तो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, लेकिन कितना पोर्शन उसका फर्स्ट रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, कितना पोर्शन सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, ये अपने को जानना है। ठीक है, और ये भी चीज़ जाननी है परसेंटेज में। तो ए का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट रिएक्शन में कितना होगा भाई, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ ए फॉर फर्स्ट रिएक्शन अपॉन में टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ ए इंटू 100। तो कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ ए फॉर फर्स्ट रिएक्शन कितना है भाई, पहली रिएक्शन में ए x1 कंज्यूम हो रहा है, और टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट कितना है, x है, इंटू 100 कर दोगे, आपका परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा ऑफ ए फॉर फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x को आप लिख लोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन। तो अपना ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और अपने को ये भी पता है कि इंडिविजुअल रिएक्शन का कंज्यूम्ड अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट कांस्टेंट के। तो कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन के। जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा कंज्यूम्ड अमाउंट होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो कैसे, K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू सो ऑन इंटू 100। ठीक है, इसी तरीके से परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इंटू सेकेंड रिएक्शन भी निकाला जा सकता है, और इंटू थर्ड रिएक्शन भी निकाला जा सकता है। इसको कुछ किताबें परसेंट ईल्ड भी बोल देती हैं। तो भाई पहली रिएक्शन में क्या बन रहा है, बी प्रोडक्ट है, तो बी प्रोडक्ट है तो परसेंट ईल्ड ऑफ बी। इसको थोड़ा समझो, ऐसा क्यों कह रहे हैं ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सिर्फ पहली रिएक्शन होती, यानी कि ए से बी वाला कन्वर्जन होता, ए से बी वाला कन्वर्जन होता, तो बी कितना बनता, तो बी कितना बनता, मुझे ये बात बताओ, बी बनता x, क्योंकि x क्या है, टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट है भाई। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे a था, t इक्वल टू t पे क्या हुआ, a माइनस एक्स हुआ, कंज्यूम x हुआ, और x अगर ये t इक्वल टू 0 पे a था, t इक्वल टू t पे a माइनस एक्स था, मतलब t इक्वल टू t पे x कंज्यूम हुआ, और सिर्फ पहली रिएक्शन हो रही है तो b भी कितना बन जाता, x बन जाता। तो अगर सिर्फ पहली रिएक्शन होती तो b x बनता, लेकिन अभी कितना बन रहा है, अभी बन रहा है x1। तो इतना बन रहा है, और अपॉन में क्या, इतना बनना चाहिए था, यानी कि x1 बन रहा है अपॉन x बनना जो चाहिए था, इंटू 100 करके आप क्या निकाल लोगे, परसेंट ईल्ड निकाल लोगे। तो परसेंट ईल्ड निकालने का भी यही तरीका है। ठीक, इस केस में सेम आ जा रहा है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह सब 1:1 का रेशियो है, तो इस वजह से सारी चीज़ें सेम आ जा रही हैं, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंट ईल्ड। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ए का कितना पोर्शन कंज्यूम हो रहा है, कितना फ्रैक्शन कंज्यूम हो रहा है पहली रिएक्शन में। तो x1 कंज्यूम्ड अमाउंट है किसका, फर्स्ट रिएक्शन का, x है टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट इंटू 100। ठीक है, ये लग रहा है कंज्यूम्ड अमाउंट पे, यानी कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसमें। और अगर हम बात करें परसेंट ईल्ड की, तो परसेंट ईल्ड की बात होती है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो x1 बन रहा है अपॉन x बनना चाहिए था, कौन, प्रोडक्ट। x1 कब बन रहा है, इस केस में जब तीनों रिएक्शन हो रही हैं। x कब बनता, तब बनता जब सिर्फ पहली रिएक्शन होती, बाकी दोनों रिएक्शन नहीं होती। तो x1 बनना
बन रहा है अपॉन x जो बनना चाहिए था, इसी को क्या बोलते हो, परसेंट यील्ड बोलते हो। इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, सिंपल। परसेंट यील्ड है तो परसेंटेज में ही निकालोगे। तो संयोगवश दोनों चीज़ सेम आ रही है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्टेंट के कंज्यूम्ड अमाउंट अपॉन टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट फॉर दैट रिएक्शन अपॉन टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट इनटू 100। परसेंट यील्ड का मतलब कि कितना बन रहा है अपॉन कितना बनना चाहिए था। कौन, प्रोडक्ट, जिसकी भी परसेंट यील्ड की बात हो रही है उसकी ही हम अमाउंट्स की बात करेंगे। तो परसेंट यील्ड प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं और परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं लाइफ चेंजिंग अप्रोच की, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करें पैरेलल रिएक्शन के। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन दी हुई होगी कि A चेंजिंग इनटू 2B और A चेंजिंग इनटू 3C। सपोज हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी अलग कर लिए, सबसे टफ चीज़ बना ली। ठीक, दो ही रिएक्शन से समझ लेते हैं, मल्टीपल रिएक्शंस हो सकती है लेकिन दो से समझ लेते हैं। इनके रेट कांस्टेंट भी दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करो, T=0 पे, T=T पे। स्मॉल a होगा, A0 होगा, T=T पे A-x जो कि AT के बराबर होगा। इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट मानोगे, पहली रिएक्शन में x1 कंज्यूम हुआ, दूसरी रिएक्शन में x2 कंज्यूम हुआ, और इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट का सम टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट के बराबर होगा। और अगर पहली रिएक्शन में x1 कंज्यूम हुआ तो B कितना बना, 1:2 का रेशियो है तो 2x1 बना। और दूसरी रिएक्शन में A x2 कंज्यूम हुआ तो C कितना बनेगा, 1:3 का रेशियो है तो 3x2 बन जाएगा। यहाँ पे अपने को ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट के, यानी कि कंज्यूम्ड अमाउंट रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो x1/x2 बराबर होगा K1/K2 के। xi बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ki के। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम है x को फाइंड आउट करना। वैसे x के पीछे भागना नहीं चाहिए, लेकिन पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है x को फाइंड आउट करना। और x कैसे मिलेगी, x मिलेगी अपन की A0 माइनस AT से, जो अपना स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर का तरीका होता है। A0 माइनस AT करो, इससे आपको x मिल जाएगी। AT के लिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि AT कितना होता है, A0 e⁻ K-net इंटू T। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका पता है आपको बेसिक फार्मूला, तो A का फार्मूला आप ध्यान रख सकते हो। बाकी B का जो हमने फार्मूला डिराइव करा, ये B का फार्मूला डिराइव करा, C का फार्मूला डिराइव करा, इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। आप ध्यान से समझो, कहीं भी ज़रूरत नहीं आएगी। A0 माइनस e⁻ K-net इंटू T, ये तो आपको ध्यान ही है। और यहाँ से आपको एक और बात पता है, K-net आपका क्या है, K1 प्लस K2 है। तो x1 कितना आ जाएगा आपका, x1 आ जाएगा K1/K1 प्लस K2 इंटू x। बेसिकली K1 प्लस K2 क्या है, आपका K-net है। तो x1 आ जाएगा K1/K-net इंटू x। इसी तरीके से x2 आ जाएगा K2/K-net इंटू x। x हमने यहाँ से निकाल ही लिया है, तो x हमने निकाल लिया है। K1 K2 अपने को पता है, तो x1 x2 आ जाएंगे। और एक बार x1 x2 आ गए तो b का अमाउंट कितना आएगा, b के अमाउंट आ जाएगा 2x1, c का अमाउंट आ जाएगा 3x2, हमारा आंसर आ जाएगा। तो b का फॉर्मूला और c का फॉर्मूला लगाने की नीड ही नहीं है। ठीक, और जनरली मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊं तो आपको A0 और AT दोनों ही दे देगा, तो डायरेक्टली ही आप x निकाल लोगे। बहुत कम क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला लगाना तो सिंपल है, क्योंकि जनरल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो हमें पता ही है कैसे करते हैं, हम चैंपियन है उस चीज़ में, तो ये चीज़ आसान है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ भाई, देखो कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है A से 2B बन रहा है, A से C बन रहा है, रेट कांस्टेंट अपन को दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना भाई, जितने भी रेट कांस्टेंट रिएक्शन के ऊपर यानी कि एरो के ऊपर लिखे हुए होते हैं वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होते हैं। और इस फॉर्मूले में जहाँ भी आप रेट कांस्टेंट पुट करोगे, चाहे वो K हो, कोई भी K हो, K1 हो, K2 हो, K3 हो, K-net हो, वो सभी कैसे होंगे, KD होंगे। तो यहाँ भी ध्यान रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑल K आर KD। अगर KD दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो KD निकालो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो K1 दिया है, K2 दिया, एरो के ऊपर दिया, यानी कि है KR। लेकिन क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का 1 है, यानी कि KR आपका किसके बराबर होगा, KD अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट क्योंकि आपका 1 है, और 1 है तो KR KD दोनों
एक ही बात है, तो भले ही के आर दिया है लेकिन के डी भी यही है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ए नॉट आपको दिया हुआ है 0.2 मोलर, ए टी भी आपको दिया हुआ है 0.05 मोलर, यानी कि आपको इनिशियल अमाउंट दिया है ए का, रिमेनिंग अमाउंट भी दिया है ए का, तो क्या कंज्यूम्ड अमाउंट ए नॉट माइनस ए टी एक्स आ जाएगा आपका 0.05 मोलर, बिल्कुल आ जाएगा। और आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि पहली रिएक्शन के लिए कंज्यूम्ड अमाउंट था x1, दूसरी रिएक्शन के लिए था x2, तो b बन जाएगा 2x1 और c बन जाएगा x2। तो b की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2x1 होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ बी हमें दिया हुआ है 0.05 मोलर। ठीक है, x1 हम निकाल सकते हैं K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स, एक्स हम निकाल ही चुके हैं 0.05, K1 अपॉन K2 हम यहाँ से फिर निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा 1 के बराबर, यानी कि K1 और K2 दोनों बराबर आ जाएंगे। तो देखो इस तरीके से सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। तो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 मोलर ऑफ ए इनिशियली था, थोड़े टाइम बाद 0.4 मोलर हो गया, यानी कि ए नॉट हमें पता है 2 मोलर, ए टी रिमेनिंग अमाउंट हमें पता है 0.4 मोलर, तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे ए नॉट माइनस ए टी जो कि आ जाएगी 1.6 मोलर। और K1 और K2 का हमें एक रेशियो दिया हुआ है, K1 और K2 के बीच में रिलेशन दिया है, B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो सबसे पहले अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इंडिविजुअल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे -x1 -x2 करके, तो यहाँ से अपना क्या आएगा, B की कंसंट्रेशन आएगी x1 और C की कंसंट्रेशन आएगी x2, क्योंकि 1:1 का ही रेशियो है दोनों ही रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से x1 कितनी आ जाएगी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स, तो ये आपकी आ जाएगी 1.2 मोलर। और बाकी आप x निकाल ही चुके हो, तो यहाँ से आपको पता है कि x1 प्लस x2 आपका कितना है 1.6 मोलर है, और x1 1.2 मोलर आ गया, तो x2 अपने आप ही 0.4 मोलर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसको निकाल भी सकते हो, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स, K1 और K2 में आपको रिलेशन पता ही है, इसको पुट करोगे, x की वैल्यू 1.6 मोलर पुट करोगे, यहाँ से भी x2 0.4 मोलर ही आएगी। आपको क्या पूछा है, B की कंसंट्रेशन पूछी है, C की कंसंट्रेशन पूछी है, B की कंसंट्रेशन x1, C की कंसंट्रेशन x2, सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी अप्रोच और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच में क्या अंतर है। भाई यहाँ पे ए नॉट पता है और ए टी पता है। ठीक, तो ए नॉट और ए टी के साथ देखते ही अपने को फॉर्मूला ध्यान आता है, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के नेट टी। अब यहाँ पे टाइम तो अपने को गिवन नहीं है, तो हमारी यहाँ से निकलेगी ई की पावर माइनस के नेट इंटू टी की वैल्यू, ए टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से निकलेगी ई की पावर माइनस के नेट इंटू टी की वैल्यू। फिर हमें क्या निकालनी है, बी की कंसंट्रेशन निकालनी है, अपने को फॉर्मूला पता होगा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे ई की पावर माइनस के नेट इंटू टी की वैल्यू, एक चीज़ तो ये हुई। ठीक है, और फिर हम इस पूरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए नॉट की वैल्यू डालेंगे, के नेट को लिखेंगे K1 प्लस K2, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो रेशियो है उससे, जो कि हमें गिवन है उससे, फिर फाइनली हमारी बी की कंसंट्रेशन आएगी। और ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तो डिराइव करने का जो समय लगेगा वो अलग। ठीक है, फिर सी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो डिराइव करने का समय लगेगा। फिर यहाँ पे ई की पावर माइनस के नेट इंटू टी की वैल्यू पुट करेंगे, देन इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, के नेट को K1 प्लस K2 लिखेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके सी की कंसंट्रेशन आएगी। तो आप देख ही सकते हैं बहुत लंबा बैठ रहा है। अपना तरीका अगर आप करेंगे, अपना तरीका फिर से बता दूँ, इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट मानो, इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट का सम किसके बराबर होगा, टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट के। इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कंज्यूम्ड अमाउंट पे स्टोइकियोमेट्री लगा के प्रोडक्ट्स के अमाउंट निकालो, फिर ढूंढो एक्स को, एक्स यानी कि टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट को ढूंढो। एक्स के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो कैसे ढूंढेंगे, ए नॉट माइनस ए टी से, ज़रूरत पड़ती है तो ए टी का फॉर्मूला लगाओ, ए नॉट ई की पावर माइनस के नेट इंटू टी, के नेट को लिखो K1 प्लस K2, और यहाँ से फिर इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट निकालो। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। तो क्या दिया है अगेन, इसमें ए नॉट दिया है,
80 दिया है तो भाई ए नॉट माइनस 80 से x आ गई। अब x आ गई तो अपना सारा काम आसान हो गया। B की कंसंट्रेशन दी है K1/K2 पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा है अभी, दोबारा देख लो कि भाई इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट मानो, ठीक, x मैंने बता ही दिया ए नॉट माइनस 80, भाई इनिशियल अमाउंट दिया है, रिमेनिंग अमाउंट दिया है, तो कंज्यूम्ड अमाउंट आ जाएगा। कंज्यूम्ड अमाउंट आ गया तो इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट के टर्म्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो x1 पहली रिएक्शन का कंज्यूम्ड अमाउंट है तो b कितना बनेगा, 2x1 बनेगा, 1:2 का रेशियो है तो b की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 2x1 आ गई, ठीक है। b की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके x1 क्या आएगा, K1/K1 + K2 इंटू x की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, आपका आ जाएगा K1/K2 1:9। सिंपल है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। भाई सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है। क्या दिया हमें क्वेश्चन में, भाई मल्टीपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन है, K1 K2 K3 इन तीनों की वैल्यू दी है, सेकंड इन्वर्स है, सेकंड इन्वर्स है मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर उसने बोल भी दिया है, ठीक है। अब इनिशियली उसने हमें प्रेशर दिया है, यानी कि इनिशियली बेसिकली ए नॉट दिया है, तो ए नॉट उसने दिया हुआ है 2 atm, ठीक है। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो यानी कि हमें बी टी निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है एट टी इक्वल टू 100 सेकेंड। तो एक टाइम उसने दिया, उस पर हमें क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। अभी तक हम यही तो कर रहे थे, बी की कंसंट्रेशन निकाल रहे थे। यहाँ पे सब गैसियस है, सब कुछ गैस है, होमोजीनियस गैसियस टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा भाई, के नेट अपना आ जाएगा, के नेट आ जाएगा K1 + K2 + K3 से, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया x निकालो, ठीक है। इसका कैच ही यही है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैच ही यही है, x निकालो। x को कैसे निकाल सकते हैं, ए नॉट माइनस 80 से। ए नॉट पता है 2 atm, 80 नहीं पता है, तो 80 नहीं पता है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 80 का, ए नॉट e⁻ k नेट इंटू टी, ठीक है। इसको आप कैसे, इसको आप रीअरेंज कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा ln ए नॉट अपॉन 80, यानी कि भाई अपना पता है आपको कि 80 क्या होता है, ए नॉट e⁻ k नेट इंटू टी। तो इसको क्या लिख सकते हो, ln ए नॉट अपॉन 80 इक्वल टू के टी। तो भाई अपने को ये पता है तो इसको आप कर लो। तो के नेट इंटू टी, के नेट की वैल्यू लिख दोगे, टी आपका 100 सेकेंड है, किसके बराबर आ जाएगा, ln ए नॉट अपॉन 80 के। तो यहाँ से आपका 80 निकल के आ जाएगा 1 atm। तो ए नॉट आ गया, ए नॉट पता था 2 atm, 80 आ गया 1 atm, तो हमारा ए नॉट माइनस 80 जो कि x था वो कितना आ गया, 1 atm आ गया। एक बार x आ गया तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि पहली रिएक्शन में कितना कंज्यूम होगा, x1 कंज्यूम होगा, तो b बनेगा कितना, x1 बनेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो a x1 कंज्यूम हुआ फॉर फर्स्ट रिएक्शन, तो b बन गया x1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आएगी, K1/K1 + K2 + K3 इंटू x। K1 आपको पता है, K2 पता है, K3 पता है, x भी आपका आ गया है 1 atm। पुट करोगे तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी, और जो x1 की वैल्यू आएगी वही आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ b होगा, जो कि 0.5 atm है। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो x निकालने के लिए हो सकता है ऐसी थोड़ी मेहनत करनी पड़े, ऊपर वाले क्वेश्चंस में कोई मेहनत नहीं थी, ए नॉट 80 दोनों गिवन था, तो आपने क्या कर लिया, माइनस करके x निकाल लिया। यहाँ पे ए नॉट गिवन था, 80 नहीं गिवन था, तो 80 आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, सिंपल। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला तो अपने को याद ही है, चैंपियन है हम उसमें, ठीक है। ट्राई करो अगला। हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखो। तो भाई क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन है, K1 K2 की वैल्यू दी है, यानी कि मिनट इनवर्स में अगर इनका यूनिट है तो दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ से हम बोल सकते हैं K2 बराबर है 2K1। हमसे कह रहा है ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन हमें दिया है ए बी सी के लिए, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया यानी कि ए नॉट दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सोल्यूशन कैसा होगा। वेरी लॉन्ग टाइम मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करती है, पूरी खत्म हो जाती है। मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना होता है, 0 होता है, यानी कि जितना अमाउंट लिया था ए का वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। तो कंज्यूम्ड अमाउंट किसके बराबर आ जाएगा, इनिशियल अमाउंट के। क्यों, क्योंकि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यानी कि इनफाइनाइट टाइम पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो जाती है, और रिमेनिंग अमाउंट कुछ होता ही नहीं है, यानी क्योंकि पूरी रिएक्शन खत्म हो गई और कोई भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं है, तो जो कंज्यूम्ड अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट के बराबर आ जाता है, जो कि है 2 मोलर गिवन है अपने को।
तो यहाँ से अपने का x आ गया और x आ गया तो अब सारी चीज़ें आसान है। x1 कैसे आएगा, k1 अपॉन के वन प्लस के टू इंटू एक्स, और x2 आएगा k2 अपॉन के वन प्लस के टू इंटू एक्स। ठीक है, तो आपका यहाँ से x1 x2 आ जाएंगे, वरना आपने एक बार x1 निकाल लिया तो x2 के लिए आप क्या कर सकते हो, x माइनस x1 से भी निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट के सम के बराबर होगा, यानी कि x बराबर होगा x1 प्लस x2 के। वो आप चाहो तो यहाँ से देख के भी निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 आपका किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ रहा है। तो कैसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से निकाल लो या फिर x माइनस x1 करके x2 निकाल लो। तो बेसिकली आपको x1 x2 की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको क्या पता है, आपको इनफाइनाइट टाइम पे रोटेशन निकालनी है। तो रोटेशन आप क्या करोगे, आपको ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन दिया है, तो पर यूनिट कंसंट्रेशन दिया है तो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की रोटेशन निकालने के लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन आपको दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, कंसंट्रेशन एट दैट टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो ये जो वैल्यूज़ है इनको उस टाइम की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे और देन सबको ऐड करके आप नेट रोटेशन निकालोगे। तो आर इनफाइनाइट कितना होगा, ए का कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन है इनफाइनाइट टाइम बाद 0 मोलर, क्योंकि पूरा का पूरा खत्म हो गया है, इनटू रोटेशन ऑफ ए, रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ ए जो कि है 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी जो कि है 2/3 मोलर, इनटू रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ बी जो कि है -72 डिग्री, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सी जो कि है 4/3 मोलर, इनटू ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ सी जो कि है 42 डिग्री। जब आप इसका सम करोगे तो नेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, पूछा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सोल्यूशन कैसा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, मतलब ए ठीक हो गया, बी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। अब हाफ लाइफ निकालनी है, तो हाफ लाइफ निकालनी है तो आप k1 प्लस k2 करके क्या निकाल सकते हो, k नेट निकाल सकते हो, और k नेट आ गया तो t हाफ नेट कैसे निकल जाएगा, t हाफ नेट निकल जाएगा ln2 अपॉन k नेट से, और k नेट क्या है, k1 प्लस k2 है, k1 की वैल्यू दी है, k2 की वैल्यू दी है, यहाँ से t हाफ नेट आ जाएगा। तो t हाफ नेट आपका कितना आ रहा है, 10/3 मिनट आ रहा है, जो कि गलत है क्योंकि 15 मिनट दिया और आ कितना रहा है, 10/3 मिनट आ रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, डी में क्या कह रहा है, आफ्टर 75% कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी एंड सी एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी 36 डिग्री। तो यानी कि टी 75% की बात कर रहा है, मतलब जब 75%, टी 75% का क्या मतलब है कि ये वो टाइम की बात कर रहा है जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जितना रिएक्टेंट लिया था उसका 75% कंज्यूम हो चुका है। 75% कंज्यूम हो चुका है तो कंज्यूम्ड अमाउंट कितना आ जाएगा, 75% ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ ए, और इनिशियल अमाउंट कितना था, 2 मोलर था, तो कंज्यूम्ड अमाउंट हमारा कितना आ गया, 75% ऑफ 2 मोलर आ गया। इसी तरीके से हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया, इनिशियल अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट, इनिशियल अमाउंट था 2 मोलर माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट कितना है 1.5 मोलर, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया, 0.5 मोलर आ गया। ठीक, इनिशियल अमाउंट माइनस टोटल कंज्यूम्ड अमाउंट करके क्या आ गया, रिमेनिंग अमाउंट आ गया। तो ए की कंसंट्रेशन आ गई 0.5 मोलर। अब बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1:1 का रेशियो है, तो इंडिविजुअल कंज्यूम्ड अमाउंट x1 और x2 मानेंगे, तो b कितना बनेगा, x1 बनेगा, और c कितना बनेगा, x2 बनेगा। तो b बनेगा x1 जिसकी वैल्यू होगी k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू x, और c की कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी x2 जिसकी फर्दर वैल्यू क्या होगी, k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आपको पता है 1.5 मोलर, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। ठीक है, k1 और k2 दोनों की ही वैल्यू आपको यहाँ से पता है, तो पता है तो उसको पुट करोगे, बी की कंसंट्रेशन आएगी, सी की कंसंट्रेशन आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको ऑप्टिकल रोटेशन निकालना है, टोटल रोटेशन निकालना है। तो टोटल रोटेशन कैसे निकालोगे आप, समेशन ऑफ NIRI, यही करोगे, समेशन ऑफ NIRI, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन है ए की 0.5 मोलर इंटू इसका रोटेशन, पर यूनिट कंसंट्रेशन जो कि 60 डिग्री है, तो 0.5 इंटू 60 डिग्री, ये आ गया ए का रोटेशन। बी का रोटेशन की बी की कंसंट्रेशन पुट करोगे इंटू इसका रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन जो कि -72 दिया हुआ है, प्लस सी की कंसंट्रेशन जो कि आई 1 मोलर इंटू
इसका रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन जो कि दिया है 42 डिग्री। जब आप इसको पुट करके सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। तो यानी कि क्या कह रहा है, आफ्टर 75% कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी एंड सी, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सोल्यूशन विल बी 36 डिग्री। तो 36 डिग्री कह रहा है, 36 डिग्री आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन आपका कैसा है, करेक्ट है। सॉरी, डी ऑप्शन कैसा है आपका, करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब भाई आपको समझ में आना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या फिर आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा, ध्यान रखो इसे। तो भाई यहाँ पे कोई आपको न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, तो उस तरीके से तो नहीं होगा जिस तरीके से हमने देखा, क्योंकि हमने क्या देखा था, अप्रोच टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये तो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील करोगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर दिया ही नहीं है, आपसे तो एक एक्सप्रेशन पूछा है, बी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन प्लस सी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या होगी। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए ये बात कि अगर आप इन फॉर्मूले को याद कर लेते हो, बी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी और सी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, तो ये फॉर्मूले सब जगह नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो भाई तभी लगेंगे जब बी और सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो, 1 हो, वरना ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अगर सपोज बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो क्या हो जाएगा भाई, डी बी अपॉन डी टी जो आपने लिखा ये R1 की जगह क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी बी अपॉन 2 डी टी फिर R1 के बराबर होगा, ना कि डी बी अपॉन डी टी R1 के बराबर होगा। तो डी बी अपॉन डी टी 2R1 के बराबर हो जाएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बदल जाएगी। और एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बदल जाएगी तो उससे डिराइव होने वाली इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी बदल जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, फॉर्मूले आप एज इट इज़ ध्यान नहीं रख सकते हो, ये सब जगह नहीं लगेंगे। तो आप क्या करो, फॉर्मूले ध्यान रखने को मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, आप डिराइव करो। ठीक है, तो डिराइव कैसे कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। ठीक है, अब यहाँ से हम इतनी बात तो कह सकते हैं कि माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा, क्योंकि ए दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी R1 के बराबर होगा और माइनस डी ए अपॉन डी टी R2 के बराबर होगा, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी नेट किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। और R1 को क्या लिख लोगे, K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, और R2 को लिख लोगे K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। तो ए तो सिमिलर तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ए नॉट ई की पावर माइनस के नेट इंटू टी। ये तो सिंपल है क्योंकि ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। सिमिलरली डी बी अपॉन डी टी इस केस में कितना आएगा, 2R1 आएगा। फिर आप R1 को K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए लिखोगे और ए की कंसनट्रेशन ए नॉट ई की पावर माइनस के नेट इंटू टी लिखोगे, फिर इसे इंटीग्रेट करोगे और तब आपकी कंसनट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी आएगी। इसी तरीके से कंसनट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी आप निकालोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे, देन उसे इंटीग्रेट करके आप फाइनल आंसर निकालोगे जो कि आएगी कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी। तो आपका सी टी आ गया, बी टी आ गया, ए टी आ गया, तो बी टी अपॉन ए टी प्लस सी टी आप कर दोगे। ठीक है, तो फाइनली आपका ये चीज़ आएगी बड़ी भयानक सी, इससे आपका ए नॉट वगैरह कट जाएगा। के नेट को आप K1 प्लस K2 लिख लोगे क्योंकि दो इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, तो के नेट आपकी क्या आ जाएगी, K1 प्लस K2 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो K1 K2 आप लिख रहे हो वो क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस है, और क्योंकि ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है इसलिए रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस आपका सेम ही है। तो भले ही हमें KR दिया हुआ है लेकिन वही KD के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने को ये बात भी समझ में आई, के नेट को K1 प्लस K2 लिखा, जब आप लिखोगे तो आपका कुछ इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जिस भी तरीके से आपको आंसर दिया हो, जो भी चीज़ पूछी हो, आप इससे फर्दर निकाल सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। सब्जेक्टिव जब जेई पूछा जाता था उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो ध्यान रखना कि फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच में मत चलो, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ध्यान रखो। मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी लाइफ चेंजिंग अप्रोच तैयार है। आपको कैसे सॉल्व करना है बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, तो आपको इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करनी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।